अब क्राइम तक देख रहे हैं, मेरे साथ सुप्रतिम बैनर्जी मौजूद हैं। आज बात करेंगे दिल्ली में जिस तरह से श्रद्धा मर्डर केस हुआ, उसमें हथियार मिल गया है। बहुत बड़ी पुलिस के लिए कामयाबी है हथियार मिलना, और साथ साथ इस मामले में कितने टुकड़े हुए दिल्ली में, यानी कि श्रद्धा मर्डर केस में 35 टुकड़ों की बात की जा रही थी बैनर्जी भाई, और 22 टुकड़ों की बात यहाँ की जा रही है। रिकवरी 10 टुकड़ों की है, जो भी शमसर भी बता रहे थे। बिल्कुल, इससे ये पता चलता है कि लोग वाकई कितने हिंसक हो गए हैं। कत्ल तो वो करते ही हैं, कत्ल करने के बाद सबूत मिटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और ये दोनों घटनाएं इस बात का प्रमाण है। हालांकि दूर दराज के इलाकों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, खबरें आती हैं, लगातार आ भी रही हैं, लेकिन अभी जो घटना दिल्ली में सामने आई है ये वाकई रोंगटे खड़े करने वाली है। इसमें एक शख्स की हत्या उसी की पत्नी और बेटे ने कर दी, और न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि हत्या करके शव के टुकड़े टुकड़े किए और उसको अलग अलग जगह पर जाकर फेंक दिया। जो सर था उसका, खोपड़ी जिसे या सर कह लें, उसे ज़मीन के नीचे गाड़ दिया ताकि जिस्म के दूसरे हिस्से मिले तो मिल जाए, उससे आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी, लेकिन सिर अगर बाहर रहा तो शायद आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाए। उसे ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुलजिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो देर सवेर पकड़ा ही जाता है। तो इस मामले में भी वही हुआ। दोनों गुनहगार, दोनों जो मुलजिम हैं, आरोपी हैं, वो पकड़े गए हैं। दिल्ली के पांडव नगर की घटना है जिसमें एक शख्स है जिसका नाम अंजन दास, उसकी हत्या होती है, और उसमें उसकी पत्नी पूनम और साथ में उसके बेटे को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। और पूरी मामला ये है कि वहाँ भी मर्डर किया गया और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, यानी टुकड़े टुकड़े हर जगह हो रहे हैं दिल्ली में। मेहरौली ले लें चाहे पांडव नगर ले लें। सवाल है कि पांडव नगर में जो ये पूरी घटना हुई, इसके बाद अब बात करते हैं श्रद्धा की, जहाँ पर हथियार मिल गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल एविडेंस जिसकी दरकार थी वो मिल गया। बिल्कुल, देखिए, जो श्रद्धा मर्डर केस है उसमें कत्ल तो खैर आरोपी ने गला दबाकर ही किया था, जैसा कि उसने बताया, लेकिन कत्ल करने के बाद लाश निपटाने के लिए उसने एक नहीं कई हथियारों का इस्तेमाल किया। और उसमें जो सबसे अहम बात थी, एक आरी की थी जिसे हैक्सॉ ब्लेड कहते हैं, वो थी। और इसके अलावा 4-5 चाकू भी उसके घर से मिले थे। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट है, जो जानकारी है, उसमें वो हथियार मिल चुका है। अब पुलिस को ये इस्टेब्लिश करना होगा कि वाकई उसी हथियार से कत्ल हुआ या नहीं, क्योंकि इतने दिनों में तो वो तमाम जगहों से अपने हिसाब से सबूत मिटाने की कोशिश कर चुका था। हालांकि बहुत सारी जगहों से पुलिस ने इसके बावजूद सबूत इकट्ठा किए, जुटाए, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो या बाथरूम में टाइल्स के बीच खून के धब्बे हों या फिर गैस सिलेंडर के पास वाली जगह पर खून के धब्बे हों। अब जो हथियार है जिससे उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए, उस हथियार की क्या कंडीशन है, क्या उसमें खून के धब्बे, लेकिन क्रूशल एविडेंस तो है ही, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इसकी तलाश थी। अनडाउटेडली अब उसमें खून के धब्बे मिले ना मिले, लेकिन अगर इसकी निशानदेही पर उसी मेक का बरामद हुआ है, कल को जिस दुकान से इसने खरीदा था, पुलिस उससे भी वेरीफाई करेगी। अगर वो दुकानदार बोले कि हाँ ये हैक्सॉ ब्लेड हमारे ही दुकान से बेचा गया है, तो हो सकता है कि ये भी एक अहम एविडेंस इस मामले में साबित अब जो है ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी उम्मीद की किरण आज दिखी है। नहीं तो अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में तीर पुलिस चला रही थी, क्योंकि कुछ क्रूशल एविडेंस नहीं था। अब तो बिल्कुल हथियार सामने आ गया। नहीं चिराग भाई, मैं मतलब इस बात से थोड़ा एक राय नहीं हूँ। देखिए, इसमें बहुत सारे क्रूशियल एविडेंस है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि क्रूशियल एविडेंस नहीं है क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई है। फॉरेंसिक की रिपोर्ट अगर आ जाए ना, तो इससे पहले पुलिस जितना काम कर चुकी है उतना काम इसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया, इसकी निशानदेही पर जो ह्यूमन बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए, कल को अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि वो श्रद्धा के ही बॉडी पार्ट्स हैं और इसकी निशानदेही पर बरामद हो रहे हैं, तो क्या इसको नाप देने के लिए वो काफ़ी नहीं है? इसके साथ साथ जो घर से खून के धब्बे मिले, तो वो खून के धब्बे, 2 लोग एक मकान में रह रहे हैं, उसमें से एक इंसान जिंदा है, दूसरी मर गई, और उसके खून के धब्बे उसी घर से बरामद हो रहे हैं, और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, मर्डर का मोटिव है। इसने दूसरी तरीके से झूठ बोला, मोबाइल को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें, इतने एविडेंसेस इस मामले में पहले से हैं। हम शायद अंधेरे में तीर वाली बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इंतज़ार है, जिस चीज़ का, वो फॉरेंसिक एविडेंस है, और वो रिपोर्ट, चाहे वो डीएनए की रिपोर्ट हो या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, वो अभी तक आई नहीं है। इन दोनों केसेस की बात करूँ, पांडव नगर की, और इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ क्या है इन दोनों केसेस में? हालांकि एक सिमिलैरिटी जो सबसे बड़ी है वो तो ये है कि टुकड़े टुकड़े किए गए, इसके अलावा कोई और सिमिलैरिटी? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली बात एक सिमिलरिटी है। श्रद्धा और आफ्ताब भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, और जिस महिला पर अंजन दास नाम के शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम लगा है, वो महिला भी इस अंजन दास के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। और वो इस महिला की अगर आप लिव इन रिलेशनशिप को काउंट कर लें तो ये उसके एक तरह से 3 लाइफ पार्टनर हो गए। ये जिसकी उसने हत्या की, इससे पहले एक और शख्स था जिसका नाम कल्लू था, उस कल्लू के साथ भी ये महिला जो है
लिव इन में थी, और उससे पहले बहुत छोटे उम्र में जब ये महिला नाबालिग थी उस समय उसके घर वालों ने एक आदमी से इसकी शादी करवा दी थी, तो वो सुखदेव तिवारी, तो वो एक पति था। तो एक सिमिलरिटी तो ये है कि लिव इन वाली बात है, और दूसरी जो बात है सिमिलरिटी वाली, वो सिर्फ टुकड़े करने वाली बात नहीं है, टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रखने वाली बात भी है। वहाँ भी फ्रिज का इस्तेमाल किया आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को छिपाने के लिए, रखने के लिए। और यहाँ पर भी ये जो अंजन दास नाम के शख्स की हत्या हुई, उसके घर वालों ने, मतलब उसकी बीवी ने या लिव इन पार्टनर कह लें, और सौतेले बेटे ने, उसने जो है रेफ्रिजरेटर में इसकी लाश भी जो है स्टोर करके रखी थी। तो सिमिलरिटी तो दोनों मामलों में है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी अजीब सी जो मुझे लगी इस केस में, वो थी रिश्तों का मकड़जाल था एकदम, कि उसने उसके 7 बच्चे अंजन दास के पहले। हाँ, मुझे लगता है इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए हमें दर्शकों को। देखिए, ये मामला ऐसा है कि मई के आसपास की ही ये भी बात है। लाश के कुछ टुकड़े, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के कुछ हिस्से जो है वो त्रिलोकपुरी के पास एक रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पर मिले थे। उसके बाद पुलिस ने उस मामले की जांच शुरू की, काफ़ी अपने तौर पर ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन पुलिस को बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी नहीं मिली। बाद में इस मामले की जाँच क्राइम ब्रांच के हवाले की गई। क्राइम ब्रांच ने फिर नए सिरे से जाँच शुरू की, और क्राइम ब्रांच ने ये देखा कि जब जिस टाइम फ्रेम में वहाँ पर डेड बॉडी फेंकी गई थी, उस समय उन लोगों ने डेड बॉडी के हिस्से तो प्रिजर्व करके रख ही लिए थे पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए। साथ ही पुलिस ने उस समय आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने उस समय एक्वायर करके रखे थे, अदरवाइज इतने दिनों के बाद जो है वो फुटेज नहीं मिल पाते। तो उन सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग, एक लड़का और एक महिला, संदिग्ध तरीके से कुछ पैकेट्स जो है उस रामलीला मैदान के पास कूड़े वाली जगह पर फेंकने के लिए जाते हुए दिखे। लेकिन चूंकि काफ़ी दूर से वो शॉट था सीसीटीवी फुटेज की कवरेज, तो वो जो है बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे। अब पुलिस ने तय किया कि वो डोर टू डोर जाएगी, और डोर टू डोर जाकर ऐसे 2 किरदारों के बारे में पता लगाएगी जो महिला और कोई लड़का जो है कुछ मर्डर में शामिल हो सकता है। प्लस पुलिस ये भी पता कर रही थी, चिराग, कि क्या इस इलाके से कोई आदमी गायब भी है, क्या उसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। तो पुलिस ने जब पता किया, जब पुलिस ने डोर टू डोर, एक तरह से कैंपेन नहीं करूँगा, डोर टू डोर अभियान जब पुलिस ने चलाया, तो वहाँ पुलिस ने 2 चीज़ें बड़ी गौर करने वाली देखी। एक तो देखा कि हाँ, उसी एज ग्रुप की एक महिला और उसका बेटा जो है वहाँ त्रिलोकपुरी में रहते हैं, और दूसरी जो उन्होंने देखी, उनका जो लिव इन पार्टनर था या पति कह ले महिला का, वो जो है वो गायब है इतने ही वक्त से, और उसके गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज नहीं कराई है। आम तौर पर ऐसा तभी होता है, चिराग। ये पता कैसे चला पुलिस को ये सारी चीज़ें? क्योंकि जब रिपोर्ट ही दर्ज नहीं, तो क्या डोर टू डोर अभियान से पता लगा? हाँ बिल्कुल, डोर टू डोर अभियान से पता चला। और जब पुलिस को इस बात का एहसास हो गया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई, तब उनको लगा कि फिर तो दाल में कुछ काला जरूर है, इन दोनों से हमें पूछताछ करनी चाहिए। फिर उन दोनों से जब पूछताछ शुरू की, तो उन लोगों ने पुलिस को बहलाने फुसलाने और पूरी कहानी को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इत्तेफाक से क्राइम ब्रांच की जो टीम इस मामले की जांच कर रही थी, उन्होंने इन दोनों संदिग्ध आरोपियों के घर में वही कपड़े देख लिए जो कपड़े पहनकर ये लाश निपटा रहे थे, और वो सीसीटीवी फुटेज में जो कपड़े दिख रहे थे इन दोनों के, पुलिस वालों ने जब देखा कि वही कपड़े घर में भी रखे हुए हैं इनके पास, तो पुलिस को तुरंत स्ट्राइक कर गया कि हो ना हो ये वही जोड़ा है, माँ बेटे की जोड़ी थी वो, तो ये वही लोग हैं। फिर पुलिस ने ज़्यादा देर नहीं की, फौरन पकड़ा, सख्ती की। लेकिन एक लोकल पुलिस फेल रही इस पूरे मामले में। 6 महीने उनका डिस्ट्रिक्ट है, उनका इलाका, इस डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूँ, ऑब्वियसली क्राइम ब्रांच को मामला है, उन्होंने जल्दी से निपटा दिया इसको। बिल्कुल, ये तो खैर होता ही है चिराग, आपको पता है। हालांकि मैं किसी को सेव नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकल पुलिस के पास दूसरे बहुत सारे मसले होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन के अलावा भी। अब क्राइम ब्रांच फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन करती है। अब स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम अगर कोई काम करेगी तो उसका रिजल्ट अलग होगा, और अगर नॉर्मल कोई पुलिस टीम कोई काम करेगी तो उसका रिजल्ट अलग होगा। ये तो होता ही है। लेकिन चलिए, चाहे जैसे भी सॉल्व हुआ हो, लेकिन सॉल्व तो हो गया, मामला सुलझ तो गया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुप्रतिम बैनर्जी ने बताई हमें, दिल्ली के पांडव नगर इलाके की जो घटना है, जिसमें टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है, पूनम को पकड़ा है, उसके बेटे को। तंसीम हैदर ने भी पूरी खबर लिखी है। तंसीम भाई, आपने बड़ी डिटेल में लिखी है और बड़ी डिटेल में पढ़ी। आपने मुझे बताया कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं, वो क्या है? देखिए, इसमें अगर शुरू से थोड़ा सा कहानी को समझ लें तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो आरोपी है महिला, वो 13-14 साल की थी, उसकी शादी होती है, वो बिहार से उसका पति दिल्ली आता है काम करने के लिए, फिर वो गायब हो जाता है। वो महिला अपनी एक छोटी बच्ची के साथ दिल्ली आती है अपने पति को ढूंढने,
इसी दौरान त्रिलोकपुरी इलाके में उसका पति तो नहीं मिलता, उसकी मुलाकात एक कल्लू नाम के शख्स से हो जाती है। कल्लू के साथ वो रहने लगती है, फिर उसके 2 बच्चे होते हैं। नहीं तो मतलब वो इसके बीच में अगर जानना चाहूँ मैं, या दर्शक भी जानना चाहेंगे, कैसे मतलब यहाँ उसके साथ रहने लग गई, कैसे दोस्ती हुई, प्लस उस ऑब्वियसली कुछ पैसा भी लेकर आई हुई थोड़ा बहुत, मतलब ये किस तरह से जानकारी दी? देखिए, अगर त्रिलोकपुरी एरिया आप देखेंगे तो कुछ बड़ा मिक्स स्लम्स ज़्यादा हैं वहाँ पे। तो ये अपने पति को ढूंढती रही, दिल्ली में भटकती रही। इसी भटकने के दौरान उसकी कल्लू नाम के शख्स से मुलाकात हो गई। कल्लू ने उसको कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें कमरा दिलवा देते हैं त्रिलोकपुरी में, आप यहाँ रहने लगो। फिर उसको लगा कि पति तो मिल नहीं रहा है, और कल्लू के साथ उसकी एक बॉन्डिंग हो गई। फिर वो कल्लू के साथ ही रहने लगी। फिर उसके बाद उसका बेटा भी पैदा हुआ, जो आरोपी दीपक इस केस में। उसके बाद टोटल उससे कल्लू से 3 बच्चे हुए? 3 बच्चे नहीं 2 बच्चे। अब कल्लू शराब बहुत पीता था, इसको पीटता था। कल्लू की भी मौत हो गई। अब इसी जहाँ ये महिला रहती थी, इसी बिल्डिंग में एक शख्स और रहता था जो मृतक है, अंजन दास। तो इसको लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, तो धीरे धीरे अंजन दास से इसकी नज़दीकियाँ हो गई। अब अंजन दास इसके साथ रहने लगा। इसके जो बच्चे थे वो भी रह रहे थे। जिस छोटी बच्ची को ये पहले लेके आई थी, उसकी कहीं शादी हुई थी, बाद में उसका डाइवोर्स हो गया था, वो भी साथ में रहने लगी थी। बताया जा रहा है, पुलिस ने खुलासा किया कि अंजन जो था उसने वो थोड़ा सा हैरेसमेंट किया करता था अपनी दीपक की वाइफ, अपनी बहू के साथ, और जो उसकी बेटी सो कॉल्ड, जो जिसका डाइवोर्स हो गया था, उसके साथ। तो ये इसको लेके दोनों में बड़े परिवार में झगड़े हुआ करते थे। उसके अलावा इसने कामकाज छोड़ दिया था, अंजन ने कोई काम नहीं करता था। इसकी एक और फैमिली थी जो बिहार में या झारखंड में कहीं रहती है। तो ये अपने यहाँ इस महिला के रुपए, पैसे, जेवर जो भी था वो बेच बाच के वहाँ पे दे दिया करता था। तो इससे घर वाले इतना त्रस्त हो चुके थे कि एक दिन लोगों ने प्लान किया और इसको शराब में नींद की गोलियां बहुत सारी मिला के इन्होंने पिला दी। सोने के बाद जब उसको नींद में होश में आ गया, फिर उसका इन लोगों ने मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को अलग अलग ठिकाने लगाते रहे, कुछ पार्ट्स को फ्रिज में रख दिया। सबसे अच्छा, इन्होंने भी सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की। इन्होंने पूरे घर को पेंट करवा दिया, पुताई करवा दी, जिससे कि स्मेल जो भी आ रही हो ना थोड़ी बहुत, वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पुताई पेंटिंग में अजीब सी स्मेल आती है। बस ये पकड़े तभी गए कि चूँकि ये सीसीटीवी में इनकी मूवमेंट जो है वो कैद हो गई थी कि ये कुछ लोग डाल रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम में डाल रहे हैं। एग्जैक्ट इनको कैसे जीरो डाउन किया, मतलब सबसे पहले कैसे पहुंची पुलिस तक? क्या देखिए, पहले इसकी हमें मुझे याद है जब ये बॉडी पार्ट्स मिले थे, उस टाइम ईस्ट दिल्ली की पुलिस और पूरी पांडव नगर की पुलिस, प्रियंका कश्यप डीसीपी खुद वहाँ मौके पे गई थी, और उन्होंने अलग अलग पार्ट, वो हम लोगों ने रिपोर्ट भी की थी कि ऐसे ऐसे पार्ट मिल रहे हैं, स्कल, सर का हिस्सा भी मिला है ये वो। लेकिन चूँकि इतना थोड़ा सा वास्ट इन्वेस्टिगेशन था और टुकड़े अलग अलग मिल रहे थे, तो ये मामला क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट करने लगी, और बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने पहले तो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में उसका पोस्ट पीएम वगैरह करवाया। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि जी डेड बॉडी है ये पुरुष की है महिला की है। तो डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये डेड बॉडी जो है वो एक पुरुष की है। तो उसके बाद ये पता चला कि भाई यहाँ इसके आसपास पांडव नगर के कौन ऐसे लोग हैं जो गायब हैं। तो उन्होंने यूपी से भी इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिपनेट पे भी शेयर की थी। तो कहीं से पुलिस को ये क्राइम ब्रांच को सूचना मिली, कुछ ये वो भी कर रहे थे, अपने मुखबिरों से भी लगातार पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो पता चला कि त्रिलोकपुरी इलाके से कुछ लोग गायब हैं। उन कुछ लोगों को जब स्कैन किया गया तो कुछ की तो ज़्यादातर लोगों की गुमशुदगी दर्ज थी। ये जो एक बंदा बताया जा रहा था, इसकी कहीं पे पुलिस को गुमशुदगी दर्ज नहीं मिली, इसलिए शक गहराया कि अगर बंदा गायब है तो घर वाले उसको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन घर वालों ने रिपोर्ट नहीं किया था। तो पुलिस की टीम सीधे इस घर पे एड्रेस ढूंढते हुए पहुंच गई, और फिर इनके घर वालों को जीरो इन किया, ग्रिल्ड किया। इन्होंने पहले तो बहाने बनाए कि नहीं वो कहीं चले गए हैं ये वो, लेकिन उस घर में पुलिस को कुछ कपड़े ऐसे मिल गए जो कपड़े ये लोग पहन के अपने डिस्पोज ऑफ कर रहे थे डेड बॉडी।
वहाँ से, और घर का पेंट किया हुआ पता चला, पेंट कब कराया तो उन्होंने उसी महीने पेंट कराया था 15 दिन बाद। तो ऐसे करके पूरा केस जो है वर्कआउट हो गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी तनसीम भाई ने दी, किस तरह से दिल्ली का पांडव नगर का मामला सुलझ गया। आगे बात करते हैं, मेरे साथ प्रवेश पांडे भी हैं यहाँ पर। प्रवेश, 2 केसेस आज हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने किया किस तरह से श्रद्धा मर्डर केस में हथियार बरामद हो गए, काफ़ी क्रूशल एविडेंस। साथ साथ अब इस मामले में दिल्ली के पांडव नगर इलाके से एक और घटना हुई जिसमें अंजन दास की हत्या कर दी, शव के टुकड़े टुकड़े कर दी गई, फलाना ढिमकाना। अब इसमें सिमिलरिटीज़ भी कुछ हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ, एक अंगूठी भी मिली है लड़की की, श्रद्धा केस की अगर बात करूँ तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, जैसे कि श्रद्धा को उसने एक अंगूठी गिफ्ट की थी, वही अंगूठी बाद में मतलब अपनी सेकंड गर्लफ्रेंड को भी उसने गिफ्ट कर दिया। मतलब समझ रहे आप कि लड़के ने वो, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, अगर ये लड़के ने इसका भी कत्ल कर दिया होता तो एक बहुत फेमस किलर है, हाँ, द रिंग किलर। मतलब ये लड़कियों को जिसको रिंग दे रहा है, जिसको बम्बल से बुला रहा है, जिसको डेट कर रहा है, उसे मार दे रहा है। क्या पता उसके आगे ऐसी प्लानिंग हो, क्योंकि चीज़ें तो सेम ही चल रही थी। साइकोलॉजिस्ट से अगर बात की थी, उनका भी कहना था कि इस तरह के शख्स दूसरा मर्डर भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत चांसेस है। देखिए, क्योंकि चीज़ें सब सेम थी ना। ये जो लड़की, आपको पता है, ये भी एक खबर आई सूत्रों से, ये भी पता चला कि रिपोर्ट में आई, ये भी जो लड़की थी ये अकेले रह रही थी दिल्ली में, हाँ, पेरेंट्स से दूर। तो क्या पता वो ऐसा टारगेट कर रहा हो कि जो लड़की अकेले हो, जो बम्बल का सहारा ले, थोड़े मतलब पेरेंट्स से दूर हो, जिसके बारे में कोई ज़्यादा पूछने वाला, जान पहचान वाले ज़्यादा ना हो उसके आसपास। क्या पता वो आगे जाके ऐसे लोगों को टारगेट करता हो। ये तो लेकिन आगे की देखने वाली बात थी। तो फिलहाल श्रद्धा की जो अंगूठी थी वो अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा था गिफ्ट, दे दिया था गिफ्ट। मतलब ये तुम्हारी गिफ्ट है, अब मैंने, मतलब उसने मरने के बाद ऐसा नहीं सोचा कि ये भी एक तरह का सबूत है, इसे मैं वो कर देता हूँ, उसे दे दिया कि भाई ये ले ले तू। तो आने वाले समय में ये भी एक एविडेंस बन के आएगा सामने। हाँ, आ जाएगा, सामने आएगा, क्योंकि दी हुई चीज़ें एक पार्ट है पूरा उसका। अब कहा जा रहा है ना कहीं कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ये रिंग, क्योंकि चीज़ें मिल नहीं रही थी, अब ये कनेक्ट हो रहा है कि उसके पार्ट, इसके पास ही वो रिंग कहाँ से आई, तो बताना पड़ेगा। रिंग क्योंकि उससे मारा तो इसने उसकी रिंग निकाल ली। सुनील भाई, 4 या 5 ऐसे सबूत इस पूरे मामले में जो बहुत क्रूशल अभी तक सामने आ गए, और जो मतलब एक तरह से कहा जाए हथियार का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें अब क्या होगा कि देखिए हथियार मिल गया है, अब उस पर वो ब्लड स्टेट जो भी उसके लगे होंगे वो सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, डीएनए सैंपल मैच कराए जाएंगे, और जो ब्लड मिला है उसके घर से, जो फर्श पे और जो किचन से, वो सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा सबूत है। अब देखिए बॉडी मिले या ना मिले पूरी, या फिर कटा हुआ सिर मिले या ना मिले, लेकिन ये बहुत बड़ा सबूत है। और जिस रिंग की आप बात कर रहे थे, उस रिंग को अब जिस दिन जब वो श्रद्धा से लेने के बाद, मर्डर के बाद उसकी रिंग निकालती है, ठीक है, उस रिंग को दूसरी गर्लफ्रेंड को देता है। जब वो गर्लफ्रेंड को दिया था और जब कमरे पे बुलाया था, उस समय ये भी पता चला कि उस समय तक श्रद्धा की डेड बॉडी घर में ही थी और फ्रिज में रखी हुई थी, उसके जो कटे हुए कुछ पार्ट्स थे। तो सोचिए कि मतलब कैसा इंसान होगा वो, किस तरह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें उसकी मतलब डेड बॉडी रखी हुई है, एक दूसरी लड़की को आप ले आते हो, मतलब इसको क्या कहेंगे, कैसा ये प्यार था जो 3 साल से उनका रिलेशन चल रहा था, वो कैसा रिलेशनशिप था। फिर उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आफ्ताब बहुत ही ज़्यादा हद तक उससे नफरत करने लगा था, तभी इस चीज़ को सामने, मतलब प्यार इतना नफरत में तब्दील हो गया था। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो शायद वहाँ पे बॉडी रखी हुई है, आप दूसरी लड़की को ला रहे हो, उसके फिर उसी के एक तरह से रिंग किस चीज़ के लिए होती है, एक निशानी होती है, मतलब कि जो श्रद्धा ने पहनी थी वो आफ्ताब की एक तरह से निशानी थी, उसको निशानी को आप निकालते हो, मारते हो और किसी और लड़की को आप दे देते हो, और उस समय तक उसकी डेड बॉडी फ्रिज में रखी हुई है। तो अब अंदाज़ा लगाए कि इसका मतलब ये कहा जाए कि डेड बॉडी से उसने सारे जो गोल्ड रहा होगा, चाहे उसने कुछ भी पहना होगा, ये रिंग्स सब निकाला उसने। हाँ बिल्कुल, अरे जब उसके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि गोल्ड कैसे छोड़ सकता है वो। सही तो बात है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है जितने भी उसके जितने कीमती सामान रहे होंगे, जो भी कुछ रहा होगा, फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसका फ़ोन ले जाके मुंबई कहीं फेंकता है वो, तो सारी चीज़ें क्या बताती हैं, वो यही बताती हैं कहीं ना कहीं उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। अब उसकी क्या वजह थी, वो सारी चीज़ें अभी तो आनी बाकी हैं कि एग्जैक्ट अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो तय है कि उसको नफरत थी, तभी वो सारी चीज़ें करके, नहीं तो एक आम तौर पर एक आम इंसान अगर कत्ल भी कर दे तो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है सुनील भाई ने, कत्ल भी कर दो इस तरह की हरकत नहीं करता, लेकिन जो हरकत की गई वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो हमने आपको बताया आज की वीडियो में 2 केसेस के बारे में, श्रद्धा केस में अपडेट, और दूसरा दिल्ली का जो पांडव नगर इलाका था वहाँ जो घटना हुई उसके बारे में अपडेट। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।